प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो और अरस्तु की तुलना के अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु के विचारों में क्या असमानताएं पाई जाती हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ नोट भी किया है, प्लेटो तथा अरस्तु की तुलना, असमान तत्व या असमानताएं, लेक्चर नंबर 80। बेटा, जब हम किन्हीं भी दो राजनीतिक विचारकों, दो सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन में दो बातों पर चर्चा की जाती है। क्या? समानताएं और असमानताएं। तो प्लेटो और अरस्तु की भी जब तुलना की जाती है तो इसके अंतर्गत भी दो बातों का ही अध्ययन किया जाएगा, समानताएं और असमानताएं। तो प्लेटो और अरस्तु के विचारों में क्या समानताएं पाई जाती हैं या इनमें क्या समान तत्व हैं, इसके ऊपर चर्चा हम कर चुके हैं लेक्चर नंबर 79 में। आज हम प्लेटो और अरस्तु की तुलना के अंतर्गत ये देखेंगे कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों के अंतर्गत क्या असमानताएं हैं या प्लेटो और अरस्तु के विचारों में ऐसे कौन से असमान तत्व हैं जिसके आधार पर हम ये अच्छे से बता सकें कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों में क्या असमानताएं हैं। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? प्लेटो और अरस्तु के विचारों में असमानताएं। ठीक है बेटा, ध्यान दें। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो राजनीति दर्शन के जनक हैं, कौन है बेटा? प्लेटो। प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? प्रथम पुस्तक रिपब्लिक, अंतिम रचना द लॉज है। किसकी? प्लेटो की। प्लेटो के बारे में अगर हम संक्षेप में कुछ कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि प्लेटो कुलीन वर्ग से थे, उच्च कुल से थे, जबकि अरस्तु मध्यम वर्ग से थे। अब निश्चित रूप में परिवार का प्रभाव तो सभी पर पड़ता ही पड़ता है। तो चूंकि प्लेटो कुलीन वर्ग से थे इसलिए इन्होंने दार्शनिक राजा की चर्चा की और अरस्तु मध्यम वर्ग से थे इसलिए इन्होंने मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया। प्रत्येक क्षेत्र में मध्यम मार्ग को ही अपनाया था। किसने? अरस्तु ने। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट कर लेना है। इसके बाद में एक विद्वान है मैक्सी, बड़ा अच्छा कहा है इन्होंने। क्या लिखा है मैक्सी ने? कि जहाँ प्लेटो अपनी कल्पना को उड़ान भरने देता है वहाँ अरस्तु व्यवहारिक एवं सुस्त है। मतलब प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत जिस दार्शनिक राजा के शासन की बात की है, यहाँ प्लेटो पूर्ण रूप में कल्पना की उड़ान भरता है, पूर्ण कल्पना करता है। प्लेटो एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना की बात करता है जिसमें किसी भी रूप में किसी प्रकार की कोई कमी हो ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा आदर्श राज्य व्यवहार में अपनाया ही नहीं जा सकता। इसलिए मैक्सी कहते हैं कि जहाँ प्लेटो अपनी कल्पना को उड़ान भरने देता है वहाँ अरस्तु व्यवहारिक एवं सुस्त है। डेफिनेटली अरस्तु तथ्यों की बात करता है, प्लेटो मूल्यों की बात करता है। प्लेटो कल्पना की बात करता है, अरस्तु यथार्थ की बात करता है। क्या? अरस्तु यथार्थ की बात करता है। तो ये मैक्सी ने कहा है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो प्लेटो हैं और अरस्तु हैं, प्लेटो और अरस्तु के विचारों में आकाश और पाताल का जितना अंतर है, जमीन आसमान का जितना अंतर है। प्लेटो के विचारों में माना समानताएं हैं। मैंने पिछले लेक्चर में जो है 10 बिंदुओं के माध्यम से ये बताया था कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों में कुछ समान तत्व हैं, लेकिन आज हमें ये देखना है कि प्लेटो और अरस्तु के विचारों में असमान तत्व भी हैं, अर्थात असमानताएं भी हैं। और प्लेटो जो कि अरस्तु के जो है गुरु हैं, और प्लेटो के गुरु कौन हैं? सुकरात हैं। तो सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये तीनों ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा है जो कि एक से एक बुद्धिमान हैं। अब हम प्लेटो और अरस्तु के विचारों में असमानताएं देखेंगे आज। असमानताएं या जो है असमान तत्व, मतलब प्लेटो और अरस्तु के विचारों में क्या असमानताएं हैं, 12 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, पहली असमानता, प्लेटो कल्पनावादी है, अरस्तु यथार्थवादी। बेटा ध्यान दी, वास्तव में देखा जाए तो जो प्लेटो हैं कल्पनावादी हैं,
आदर्शवादी हैं, कल्पना की उड़ान भरते हैं। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत एक ऐसे आदर्श राज्य की स्थापना की बात की जो कि व्यवहार में कभी अपनाया ही नहीं जा सकता। उस आदर्श राज्य के अंतर्गत दार्शनिक राजा का शासन होगा और दार्शनिक राजा के ऊपर किसी भी रूप में कानून और संविधान का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। दार्शनिक राजा पूर्ण रूप में ज्ञानी होगा, विद्वान होगा। प्लेटो ने ज्ञान के शासन की बात की, प्लेटो ने विवेक की संप्रभुता की बात की, प्लेटो ने ज्ञानी लोगों के शासन की बात की, प्लेटो बुद्धिमान लोगों के शासन की बात करता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि प्लेटो कल्पनावादी है, जो है कल्पना की उड़ान भरता है। हमेशा जो प्लेटो है वो आदर्श की बातें करते हैं और जो अरस्तु हैं वो यथार्थवादी हैं, क्योंकि अरस्तु ने जो कुछ भी कहा है वो तथ्यों के आधार पर कहा है। अरस्तु ने सबसे पहले अपने समय के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उनका अध्ययन करने के बाद में इन्होंने अपने सिद्धांत दिए हैं। जैसा कि एक विद्वान है पोलक ने कहा है कि प्लेटो गुब्बारे में बैठकर के आसमान की यात्रा करता है और वहाँ से कभी कभी अपनी दृष्टि धरती पर टिका देता है, लेकिन अरस्तु हमेशा यथार्थ के धरातल पर धरती पर अपने पैर रखकर ही बातें करता है। ये पोलक ने कहा है। ठीक है बेटा। दूसरी असमानता क्या है? प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है, अरस्तु की पद्धति आगमनात्मक है। जरा समझेंगे बेटा, प्लेटो की जो पद्धति है वो निगमनात्मक है, जबकि अरस्तु की पद्धति क्या है? आगमनात्मक। बेटा प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है। प्लेटो हमेशा जो अपने सिद्धांत देते हैं वो कल्पना के आधार पर देते हैं। अतः कहा जा सकता है कि निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है। मतलब प्लेटो ने पहले सामान्य कल्पना की है और फिर उस कल्पना को पूरा करने के लिए छोटे छोटे सिद्धांत दिए। जैसे कि प्लेटो ने ये कल्पना की है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो। अब आदर्श राज्य की स्थापना के लिए प्लेटो ने दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, साम्यवाद का सिद्धांत दिया, न्याय का सिद्धांत दिया, शिक्षा का सिद्धांत दिया। मतलब निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है। नोट करेंगे, निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है, जबकि अरस्तु की पद्धति आगमनात्मक है। आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत विशेष से सामान्य की तरफ जाया जाता है। मतलब आगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत पहले तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि अरस्तु ने अपने समय के 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और वो अध्ययन करने के बाद में इन्होंने अपने क्रांति का सिद्धांत दिया, अन्य सिद्धांत दिए। तो आगमनात्मक पद्धति में विशेष से सामान्य की तरफ जाया जाता है। फिर से कह रहा हूँ, निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है, सामान्य से विशेष की तरफ जाया जाता है, जबकि आगमनात्मक पद्धति में विशेष से सामान्य की तरफ जाया जाता है, विशेष से सामान्य की तरफ जाया जाता है। ठीक है। जैसे कि अरस्तु ने पहले तथ्य इकट्ठे किए और तथ्य के आधार पर सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया, जबकि प्लेटो ने पहले कल्पना की और कल्पना के आधार पर छोटे छोटे सिद्धांत दिए। तो सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, ये बातें ध्यान रखना है। तीसरा अंतर क्या है बेटा? प्लेटो अति मानव की खोज करता है, अरस्तु अति विज्ञान का अन्वेषक है। जरा समझिएगा, प्लेटो अति मानव की खोज करता है। प्लेटो एक ऐसे मानव की खोज करता है जो कि पूर्ण रूप में ज्ञानी होगा, विद्वान होगा। अर्थात प्लेटो अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत दार्शनिक राजा के शासन की बात करता है, बुद्धिमान व्यक्ति के शासन की बात करता है, ज्ञानी व्यक्ति के शासन की बात करता है, ज्ञान की संप्रभुता की बात करता है, दार्शनिक राजा के शासन की बात करता है। प्लेटो एक अति मानव की खोज करता है। प्लेटो एक अति मानव की खोज इस रूप में करता है कि उस मानव में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, उस मानव के ऊपर कोई संविधान नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा। जबकि अरस्तु अति विज्ञान की बात करता है। क्या? अरस्तु अति विज्ञान की बात करता है। मतलब प्लेटो अति मानव, सुपरमैन की खोज करता है, जबकि अरस्तु अति विज्ञान, सुपर साइंस का अन्वेषक है। अरस्तु वास्तविक रूप में तथ्यों के आधार पर ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहता है जिसके आधार पर व्यक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छा जीवन जी सके। ठीक है बेटा, बस इतना ही पर्याप्त है। बाकी इसकी व्याख्या मैं करना चाहूँ तीसरे बिंदु की तो इतनी लंबी हो सकती है कि हम 2 घंटे में भी ये बात पूरी नहीं कर सकते हैं। चौथा है बेटा, प्लेटो क्रांतिकारी है, अरस्तु रूढ़िवादी। यस, प्लेटो की रचना रिपब्लिक का जब हम बड़ी गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो प्लेटो की रचना रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने आमूलचूल परिवर्तन की बात की है। प्लेटो प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण रूप में परिवर्तन की बात करते हैं, इसलिए प्लेटो क्रांतिकारी हैं। जबकि अरस्तु रूढ़िवादी इसलिए है क्योंकि अरस्तु ने दास प्रथा को बनाए रखने की बात की है।
क्या? अरस्तु ने दास प्रथा को बनाए रखने की बात की है। अरस्तु ने संपत्ति को भी बनाए रखने की बात की है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु अपने समय की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं को बनाए रखने की बात करता है, बनाए रखने की बात करता है, इसलिए रूढ़िवादी है। अतः कहा जा सकता है कि प्लेटो क्रांतिकारी हैं जबकि अरस्तु रूढ़िवादी हैं। पांचवी असमानता है, प्लेटो दार्शनिक राजा की संप्रभुता की बात करता है। अर्थात प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत दार्शनिक राजा के शासन की बात की है, दार्शनिक राजा की संप्रभुता की बात की है, ज्ञानी व्यक्ति की संप्रभुता की बात की है, ज्ञान की संप्रभुता की बात की है। मतलब प्लेटो व्यक्ति के शासन की बात करते हैं जबकि अरस्तु कानून की प्रभुता की बात करता है। अरस्तु कानून की सर्वोच्चता की बात करता है, अरस्तु कानून के शासन की बात करता है। ठीक है, जैसा कि स्वयं अरस्तु कहते हैं, अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति के शासन की तुलना में कानून का शासन श्रेष्ठ है। ध्यान दें, अरस्तु कह रहे हैं कि व्यक्ति के शासन की तुलना में कानून का शासन श्रेष्ठ है। तो प्लेटो व्यक्ति के शासन की बात करते हैं और अरस्तु कानून के शासन की बात करते हैं। दोनों में यह अंतर हो गया। छठा अंतर है राजनीति और नीति शास्त्र का संबंध। मतलब राजनीति और नीति शास्त्र के संबंध की बात की जाए तो इसके ऊपर भी दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? प्लेटो और अरस्तु ने राजनीति और नीति शास्त्र को अलग करने की बात आती है तो प्लेटो ने राजनीति और नीति शास्त्र को अलग नहीं किया। प्लेटो ने राजनीति को नीति शास्त्र का एक अंग माना है। अर्थात प्लेटो ने राजनीति और नीति शास्त्र को अलग नहीं किया, पृथक नहीं किया, जबकि अरस्तु ने सबसे पहले राजनीति और नीति शास्त्र को अलग किया। अरस्तु पहले राजनीतिक विचारक है जिन्होंने राजनीति और नीति शास्त्र को सबसे पहले अलग किया, पृथक किया। तो ये अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया? प्लेटो राजनीति और नीति शास्त्र को अलग नहीं मानता है, अलग नहीं करता है, जबकि अरस्तु पहले विचारक है जिन्होंने राजनीति और नीति शास्त्र का पृथक्करण किया, राजनीति को नीति शास्त्र से अलग किया, नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र से अलग किया। किसने? सबसे पहले किसने किया? अरस्तु ने किया। तो ये छठा अंतर होगा। सातवां है राज्य की एकता एवं विविधता। प्लेटो ने वास्तविक रूप में देखा जाए तो राज्य की एकता के ऊपर बल दिया है। प्लेटो ने राज्य की एकता के ऊपर बल दिया है जबकि अरस्तु ने राज्य की एकता पर बल नहीं दिया बल्कि राज्य की विविधता के ऊपर बल दिया है। ये ध्यान रखना है। अब नौवां ले, इससे पहले हम आठवां जो अंतर है ये व्यापक रूप में देखेंगे। आठवां अंतर है जो प्लेटो हैं, प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद रूप मानते हैं। मतलब प्लेटो कहते हैं कि जो राज्य हो व्यक्ति का व्यापक रूप है। जैसे कि स्वयं प्लेटो ने कहा है कि राज्य ना तो ओक के वृक्षों से जन्मा है ना चट्टानों से जन्मा है बल्कि राज्य तो व्यक्ति का ही विराट रूप है। क्यों? क्योंकि मानवीय आत्मा के तीन तत्व बताए हैं प्लेटो ने, विवेक, साहस और तृष्णा। विवेक से दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होता है, साहस से सैनिक वर्ग का निर्माण होता है, तृष्णा क्षुधा या भूख से उत्पादक वर्ग का निर्माण होता है। मतलब मानवीय आत्मा के तीन तत्वों से ही तीन वर्ग बनते हैं। इसलिए प्लेटो कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है जबकि अरस्तु राज्य को परिवार का वृहद रूप मानते हैं। मतलब अरस्तु राज्य को परिवार का व्यापक रूप मानते हैं जबकि प्लेटो राज्य को व्यक्ति का वृहद या व्यापक रूप मानते हैं। ये ध्यान रखना है। कंपटीशन में विशेष करके पूछा जाता है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ राज्य को व्यक्ति का व्यापक रूप या वृहद रूप किसने माना है? प्लेटो ने। और राज्य को परिवार का वृहद या व्यापक रूप किसने माना है? अरस्तु ने। ठीक है बेटा। अरस्तु की बात की जाए तो अरस्तु कहते हैं कि पति पत्नी के संयोग से परिवार बनता है, परिवार से ग्राम, ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आता है। नवा है प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, अरस्तु का अधिकार मूलक। मतलब प्लेटो और अरस्तु के विचारों में जो नौवां अंतर है वो न्याय के सिद्धांत पर अंतर है, न्याय संबंधी अंतर है, न्याय की परिभाषा के बारे में अंतर है। प्लेटो ने न्याय को कर्तव्य मूलक माना है। प्लेटो ने न्याय का क्या अर्थ बताया? प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार अपना अपना काम करना चाहिए। दार्शनिक शासक वर्ग को शासन संबंधित काम करना चाहिए, सैनिक वर्ग को रक्षा संबंधित काम करना चाहिए, उत्पादक वर्ग को उत्पादन संबंधित काम करना चाहिए। मतलब प्रत्येक वर्ग को अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अपने कार्य को करना है। इसलिए प्लेटो का जो न्याय है वो कर्तव्य मूलक है। तीनों वर्गों को अपना अपना कर्तव्य का पालन करना है, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग को। प्लेटो का न्याय सिद्धांत मैंने अपलोड कर दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। अब अरस्तु का जो
न्याय है वो अधिकार मूलक है। क्यों? क्योंकि अरस्तु का कहना है कि राज्य के प्रति लोग जिस रूप में कार्य करें उसके अनुरूप ही उनको प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब प्लेटो का न्याय कर्तव्य मूलक है, अरस्तु का न्याय अधिकार मूलक है। और 10वां है साम्यवाद के सिद्धांत पर अंतर्यास। प्लेटो ने साम्यवाद का सिद्धांत दिया और ये कहा कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को परिवार और संपत्ति से अलग रखा जाएगा। मतलब दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग ना तो विवाह कर सकते हैं ना संपत्ति रख सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि प्लेटो ने साफ कह दिया है कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को कंचन और कामनी से दूर रखना होगा। कंचन का मतलब क्या हो गया? संपत्ति या सोना, और कामने का मतलब महिला। अर्थात प्लेटो ने दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, इन दोनों वर्गों को इन्होंने अभिभावक वर्ग या संरक्षक वर्ग की संज्ञा भी दी है। प्लेटो ने साफ कह दिया कि संरक्षक वर्ग किसी भी रूप में संपत्ति नहीं रख सकता, ना ही स्थायी रूप में विवाह कर सकते हैं। अर्थात प्लेटो ने साम्यवाद के सिद्धांत का समर्थन किया है, जबकि अरस्तु ने साम्यवाद के सिद्धांत का विरोध किया है। और अरस्तु ने कहा कि व्यक्ति युगों से जिससे प्रेम करता आया है, संपत्ति से प्रेम करता आया है, तो उसका त्याग कभी कर नहीं सकता, और परिवार से भी जो है इसको अलग नहीं किया जा सकता, ये इसकी निजी आवश्यकता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेटो व्यक्ति को, मतलब शासक वर्ग को और सैनिक वर्ग को परिवार और संपत्ति से अलग करता है, जबकि अरस्तु ने कहा कि नहीं, इनको परिवार और संपत्ति से अलग होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साम्यवाद के सिद्धांत पर अंतर के बारे में कह सकते हैं कि प्लेटो ने साम्यवाद के सिद्धांत का समर्थन किया है, जबकि अरस्तु ने साम्यवाद के सिद्धांत का विरोध किया है। 11वां अंतर है, प्लेटो ने आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया है, एक ऐसे आदर्श राज्य का प्रतिपादन किया है जिसको व्यवहारिक जगत में अपनाया नहीं जा सकता, जबकि अरस्तु ने व्यवहारिक राज्य का प्रतिपादन किया जिसको कि व्यवहार में अपनाया जा सकता है। जैसा कि एक विद्वान है सेबाइन ने कहा है कि अरस्तु का सर्वोत्तम राज्य प्लेटो का द्वितीय श्रेणी का राज्य है। जरा ध्यान दीजिएगा, मतलब अरस्तु का जो सर्वोत्तम राज्य है, अरस्तु का जो आदर्श राज्य है, वो प्लेटो का द्वितीय श्रेणी का राज्य है। मतलब प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य है वह ही अरस्तु का आदर्श राज्य है, ऐसे समझेंगे आप। मैंने प्लेटो का आदर्श राज्य और अरस्तु का आदर्श राज्य अपलोड कर दिया है, प्लेटो का उपादर्श राज्य के ऊपर भी लेक्चर अपलोड कर दिया है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, सेबाइन ने कहा कि अरस्तु का जो सर्वोत्तम राज्य है, मतलब जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वह प्लेटो का द्वितीय श्रेणी का राज्य है। क्या मतलब है इसका? मतलब प्लेटो ने जो अपना उप आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है, प्लेटो का जो उपादर्श राज्य है वह ही अरस्तु का आदर्श राज्य है। ठीक है बेटा। और अंतिम 12वां अंतर है, प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति एक साधन है। मतलब प्लेटो के आदर्श राज्य की बात की जाए तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को एक साधन बना दिया है, एक उपकरण बना दिया है, जबकि अरस्तु के संपूर्ण दर्शन में व्यक्ति को उचित स्थान प्रदान किया गया है, व्यक्ति को साधन नहीं बनाया गया है, व्यक्ति को उपकरण नहीं बनाया गया है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति एक साधन बन जाता है, जबकि अरस्तु के आदर्श राज्य में व्यक्ति एक साधन नहीं बनता है, व्यक्ति को उचित स्थान, उचित महत्व प्रदान किया गया है। ये 12 असमानताएं हैं। इन 12 असमानताओं के आधार पर आप अच्छे से प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आप प्लेटो और अरस्तु के तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत दूसरी बात भी समझ गए होंगे। दूसरी बात का मतलब प्लेटो और अरस्तु के विचारों में क्या असमानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। और जब आप प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इसमें समानताएं और असमानताएं, इन दोनों को आपको निश्चित रूप में समझना ही चाहिए। जब तक आप प्लेटो और अरस्तु का तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, अर्थात तुलनात्मक अध्ययन का मतलब समानताएं और असमानताएं नहीं समझेंगे, तब तक आप प्लेटो और अरस्तु के राजनीति दर्शन को समग्र रूप में नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप प्लेटो और अरस्तु के तुलनात्मक अध्ययन की दोनों बातें, समानताएं और असमानताएं बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।